वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम राजकीय इंटर कॉलेज जयपुर। पिछली क्लास में बच्चों हमने जो है स्ट्रक्चर पढ़ा था टेस्टिस का और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। क्या क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें ओवरी पाई जाती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। इसके बाद इसमें ओविडक्ट पाई जाती है जिसे हम अंडवाहिनियां कहते हैं। तीसरा पार्ट जो इसका होता है वो गर्भाशय होता है जिसे हम यूटेरस कहते हैं। उसके बाद योनि जिसे हम वेजाइना कहते हैं और उसके बाद भग जो पार्ट होता है उसको हम वल्वा कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे आप लोग, ये जो ओवरी और ओविडक्ट होती है, अंडाशय और अंडवाहिनियां होती है, ये पेयर्ड पाए जाते हैं अर्थात वन पेयर्ड होते हैं। दो पाए जाते हैं सिंगल सिंगल राइट और लेफ्ट साइड में। और इसके बाद जो है यूटेरस वजाइना और ये जो वल्वा है ये सिंगल होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी के स्ट्रक्चर की। ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि ओवरी क्या होती है। देखिए ओवरी जो है ये फीमेल गोनेड्स होते हैं। जैसे मेल गोनेड्स की बात करें तो मेल गोनेड्स में टेस्टीज आती हैं, वैसे ही फीमेल गोनेड्स में ओवरीज आती हैं और ये एक जोड़ी होती हैं और यूटेरस के गर्भाशय के राइट और लेफ्ट साइड में पाई जाती हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो ओवरीज होती हैं ये जो है पेरिटोनियम के एब्डोमिनल पेरिटोनियम की फोल्डिंग से बनती हैं। किसकी फोल्डिंग से बनती है? एब्डोमिनल पेरिटोनियम की। एब्डोमिनल पेरिटोनियम की फोल्डिंग से बनती है, उदरावरण की फोल्डिंग से बनती है। और जो है ये मिसेंट्रीज के द्वारा राइट और लेफ्ट साइड में जुड़ी रहती हैं। और वो मिसेंट्री जो ओवरीज को जो है पेल्विक कैविटी से जोड़ती है इसको हम मीजोवेरियम कहते हैं। और इस तरफ एक और मिसेंट्री होती है वो यूटेरस से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से जो ओवरी है ये अपने पोजीशन से हिलती नहीं है और यहाँ पर ये अटैच रहती है। तो ये जो आप मीजोवेरियम देख रहे हैं ये मिसेंट्री। मिसेंट्री मीन्स क्या होता है? मसल्स का एक धागा होता है जो किसी ऑर्गन को बोन से जोड़ने का काम करता है, लिगामेंट की तरह काम ये करता है। यही पोजीशन इस साइड में भी ओवरीज की होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, हम बात करते हैं ओवरी एक ठोस स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होता है। और इसका जो मोस्टली पार्ट होता है इस ओवरीज के, मैंने यहाँ पर टीएस ड्रॉ कर रखी है। ओवरीज को कॉर्टेक्स और मेडुला, जैसे किडनी में दो पार्ट पाए जाते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, इसी तरीके से ओवरी के भी दो पार्ट होते हैं। बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स पार्ट कहते हैं, जो बाहर वाला भाग है इसको हम कॉर्टेक्स पार्ट कहते हैं। और अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम मेडुला पार्ट कहते हैं। और इसके मेडुला पार्ट में यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सी ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं जो यहाँ से इस ओवरीज को न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता रहता है। ये मीजोवेरियम है जिसके द्वारा जो है ओवरी जो है वो पेल्विक कैविटी से जुड़ी होती है। एक तरफ पेल्विक कैविटी से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ की जो मिसेंट्री होती है वो किससे? यूट्रस से जुड़ी होती है। इसकी वजह से ओवरी अपने यथास्थान पर रहती है। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जो ये कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी कोशिकाओं को हम प्रीमोडियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोडियल सेल कहते हैं। दूसरी चीज ये जो ओवरी है ये याद रखिएगा ये 3 स्तर की बनी होती है। जो इसका सबसे बाहरी वाला स्तर होता है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। बीच वाला जो स्तर होता है उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। इसी जर्मिनल एपिथेलियम से बहुत सी सेल टूट करके यहाँ पर आती हैं और यही सेल आगे चल के जो है प्रीमोडियल जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। प्रीमोडियल जर्म सेल्स प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके चारों ओर एक लेयर बनने लगती है, इसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। इसी प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर oocyte रहता है। क्या रहता है? oocyte रहता है जो आगे चलकर ओवुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा एग का निर्माण अर्थात ओवम का निर्माण करता है। ये याद रखेंगे, इसके अंदर oocyte होता है। इसके बाद इसकी जो है इसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसकी चारों तरफ ग्रोथ होती है। बहुत सी सेल्स इसमें डिवाइड होकर बहुत सी सेल्स बनने लगती हैं। ये जो बाहर वाली सेल्स होती है इसको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं।
और जो अंदर वाली सेल्स है उसको जोना पेलुसिडा सेल कहते हैं। ये याद रखेंगे कि जो बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली सेल्स की जो लेयर है उसे हम ग्रेनुलोसा सेल कहेंगे, अंदर वाले को जोना पेलुसिडा कहेंगे। ये सब प्राइमरी फॉलिकल से बनती है। प्राइमरी फॉलिकल जो है ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल होती है, ये सारी प्रीमोर्डियल फॉलिकल से बनती है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है और प्राइमरी फॉलिकल जो है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल आगे ग्रोथ कर कर ये ग्रेनुलोसा की सेल्स बना लेता है और जोना पेलुसिडा की सेल्स बना लेता है। अच्छा, ये जो ग्रोथ होती है ये हार्मोन की वजह से होती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन निकलते हैं जिसकी वजह से ये पूरी ग्रोथ होती हुई चलती है। आगे यही जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है, आगे चलकर जो है इसमें और सी सेल्स बाहर की तरफ और सी सेल्स बन जाती है, बाहर की तरफ और सी सेल्स बनने लगती है, फिर ये कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और इसके बाहर एक और लेयर बन जाती है जिसे हम थीका एक्सटर्ना कहते हैं और इसके ठीक अंदर वाले लेयर को थीका इंटरना कहते हैं। ठीक है, फिर इस सेकेंडरी फॉलिकल्स की आगे ग्रोथ होती है, जिसकी आगे ग्रोथ होकर के ये ग्रेफिकल फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। oocytes इसके अंदर आ जाता है, कोरोना रेडिएटा की लेयर बन जाती है, जोना पेलुसिडा की लेयर बन जाती है और एंट्रियम, ये जो कैविटी बनती है इसके अंदर, इसको हम एंट्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम कहते हैं। ये जो कैविटी बनती है ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर, इसको हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स है, ये पूरी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स है। बेटा यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, यही मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स में क्या होता है, इसी में oocyte होता है, oocyte होता है और oocyte के अंदर आपको पता है क्या है? ओवम का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण होता है। ये ग्रेफियन फॉलिकल आगे हार्मोन्स के प्रभाव से फूट जाती है, जिसकी वजह से ये जो ओवम है, जो oocyte है, जो ओवम है, ये बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम ओवुलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम ओवुलेशन कहते हैं। अर्थात ये जो हमारी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से oocytes के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओवुलेशन बोलेंगे। जब ओवुलेशन हो जाता है तो फिर ये केवल यहाँ पर एक पुट्टिका बचती है जिसे हम डीजनरेटिंग फॉलिकल कहते हैं। ये आगे चलकर नष्ट हो जाने का काम करेगी। अर्थात यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो डीजनरेटिंग फॉलिकल्स है ये आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये जो है एक तरीके से अंतरास्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? अंतरास्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है। कॉर्पस ल्यूटियम से 4 हार्मोन निकलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से 4 हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनहिबिन हार्मोन। ये 4 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये 4 हार्मोन निकलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से। अब यहाँ पर एक बात याद रखेंगे बेटा, मान लीजिए अगर किसी फीमेल में ये जो ओवा निकल करके जो आगे जाएगा फिलोपियन ट्यूब में होगा, फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फिलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन का काम होता है। स्पर्म जो है वो वेजाइना के रास्ते से एंट्री करके यूट्रस में आते हैं, यूट्रस के से बाद वो फिलोपियन ट्यूब में आते हैं और फिलोपियन ट्यूब में एग से क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? एग से फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, अगर ओवा का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो हमारी जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, अर्थात जो कॉर्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये परसिस्ट करती रहती है। परसिस्ट करने से क्या होता है कि ये जब बनी रहे, परसिस्ट का मतलब होता है बनी रहती है ये, और जब ये बनी रहती है, परसिस्ट करती रहती है, तो इससे 4 हार्मोन्स निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, इनहिबिन। ये 4 हार्मोन निकलते हैं और ये 4 हार्मोन जो है प्रेगनेंसी को प्रमोट करते हैं, अर्थात प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, फिलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर के ये जो है कॉर्पस एल्बिकेंस में एक येलो कलर की बॉडी बना देती है, जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हर माह इसी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और जो कॉर्पस ल्यूटियम है कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होती रहती है, हर बार यही प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है
तो यहाँ पर जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम ये परसिस्ट कर जाएगी और कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम जब परसिस्ट कर जाएगी तो इससे हार्मोन का निर्माण होगा प्रोजेस्टेरोन का, जो आगे चल के प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करेगा। किसका काम करेगा? बनाए रखने का काम करेगा। तो ये सारी प्रोसेस थी इसकी ओवरी ओवुलेशन की, मैंने आपको बता दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ओवरी का। ओवरी के बाद जो है ओविडक्ट आती है जिसे हम अंडवाहिनियां कहते हैं। ये क्या होती है? ओवरी के ठीक ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर? ये ओवरी है हमारी, इसके ठीक ऊपर पाई जाती है एक नलिका समान संरचना होती है जिसे हम ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जिसे हम ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसे हम इनफेंडिबुलम कहते हैं। इनफेंडिबुलम ये कीप नुमा पार्ट होता है। किसका? ओविडक्ट का। जो ओविडक्ट का कीप नुमा पार्ट होता है उसे इनफेंडिबुलम कहते हैं। और इनफेंडिबुलम के आगे उंगली जैसे प्रवर्धक निकले रहते हैं। किस कैसे? उंगली जैसे प्रवर्धक निकले रहते हैं। इन उंगली जैसे प्रवर्धकों को हम फिम्ब्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्राई कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो ओवरी लगी हुई है जिसके ऊपर इनका स्वीपिंग एक्शन होता है। कैसा स्वीपिंग का मतलब? जैसे मान लीजिए ये ओवरी है और ये ओवरी है और ये क्या है? इनफेंडिबुलम का फिम्ब्री पोर्शन, ये ओवरी है, तो ये ऐसे इसके ऊपर स्वीपिंग एक्शन होता रहता है। स्वीपिंग एक्शन क्यों होता रहता है? ताकि ओवरी से निकलने वाला जो ओवा है वो किसके अंदर प्रवेश कर जाए? ओविडक्ट के अंदर प्रवेश कर जाए। तो इसका स्वीपिंग एक्शन होता है। फिम्ब्री का फंक्शन होता है कि ये जो है ओवरी के ऊपर स्वीपिंग एक्शन करती रहती है, इस तरीके से घूमती रहती है ताकि ओवा इसके अंदर प्रवेश कर जाए। तो अब इसका जो कहने का मतलब ओविडक्ट का जो ये कीप नुमा भाग मैंने बता दिया, इसे इनफेंडिबुलम कहते हैं और इसे फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री का फंक्शन भी बता दिया। ठीक इसके ऊपर एक पार्ट निकला होता है जो काफी बड़ा होता है, इसको हम एम्पुला रीजन कहते हैं बेटा। जब ओवा यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आके यहाँ पर ठहर जाता है, एम्पुला रीजन में ही ठहरता है, और यहीं पर ओवा जब ठहर जाता है और स्पर्म नीचे से हमारा इस तरीके से स्पर्म नीचे से आता है और आ करके एम्पुला रीजन पे ही फर्टिलाइजेशन करता है। तो अगर ये पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के किस पार्ट में होता है तो याद रखेंगे हम जो है एम्पुला रीजन में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला रीजन में होता है। इसके बाद का स्ट्रक्चर जो है ये लंबा सा स्ट्रक्चर है, इसे हम स्टेमस कहते हैं। स्टेमस की दीवार अर्थात फिलोपियन ट्यूब की दीवार सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती है। बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। ताकि ये सीलिया किस वजह से पाए जाते हैं? ताकि यहाँ से स्पर्म और ओवा आसानी से यहाँ पर आ जा सके। तो ये याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया ओविडक्ट का। अब ओविडक्ट के बाद बात करेंगे। ओविडक्ट के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर यूटेरस का है अर्थात गर्भाशय का है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया 2 ओवरी होती है, एक राइट ओवरी और एक लेफ्ट ओवरी होती है। 2 ओविडक्ट होते हैं, ये राइट और लेफ्ट ओविडक्ट है। ठीक है। स्पर्म हमारा वेजाइना से एंट्री करता हुआ सीधे ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है। ये यूटेरस का स्ट्रक्चर है और ये यूटेरस का अर्थात गर्भाशय का स्ट्रक्चर है। ये जो है यूटेरिन कैविटी कहलाती है। यूटेरिन कैविटी गर्भाशय गुहा कहलाती है। गर्भाशय गुहा जो है ये 3 लेयर की बनी होती है। गर्भाशय यानी कि यूट्रस पे 3 लेयर पाई जाती है बेटा। पहली लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। पहली लेयर को बाहर की जो लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। अंदर वाली लेयर को हम मायोमेट्रियम कहते हैं और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। याद रखिएगा, यही इंडोमेट्रियम की लेयर जो है टूटती रहती है। जब ये काफी मोटी हो जाती है, डेवलप और ये काफी मोटी हो जाती है तो ये हर मंथ टूटती रहती है, जिसकी वजह से फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात एमसी साइकिल चलती है। तो याद रखेंगे कि यूट्रस के अंदर 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? यूट्रस की दीवार के ऊपर पहली लेयर जो होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, दूसरी लेयर मायोमेट्रियम कहते हैं, तीसरी लेयर इंडोमेट्रियम कहते हैं। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम सर्विक्स कहते हैं। यहाँ पर नीचे वेजाइना के ठीक बाद एक सर्विक्स कैनाल पाई जाती है, एक सर्विक्स कैविटी पाई जाती है। यहीं पर आ करके यहीं पर सीमेन आ करके इकट्ठा हो जाता है और यहीं कोगुलेट कर जाता है। कुछ देर के लिए कोगुलेशन होता है सीमेन का और उसके बाद फिर जो, क्योंकि आपको पता है वेजाइना का जो नेचर है वो कैसा होता है, वेजाइना में एसिडिक अम्लीय नेचर होता है। अम्लीय नेचर होने की वजह से फिर ये लिक्विफाई हो जाता है और इसकी जो इंडोमेट्रियम की लेयर है इसमें बहुत सी म्यूकस की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो म्यूकस का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म ऊपर की तरफ
चलता है। ठीक है, तो ये सारी बात याद रखेंगे। तो ये था यूट्रस का स्ट्रक्चर। आगे हम बात करेंगे आपके किस तरीके से हमारा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, अर्थात युग्मक जनन का निर्माण किस तरीके से होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।